नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत का सामान्य परिचय, स्थिति एवं विस्तार। इससे जुड़े कुछ बहुत ज़रूरी सवालों पर हम चर्चा करेंगे जो सभी तरह की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं होंगे, हम हर सवाल की गहराई में जाकर उसके पीछे के तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? विकल्प है पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप। इसका सही उत्तर है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, ये नाम मैंने पुराणों में सुना है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। जी देखिए, पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी 7 द्वीपों में बंटी हुई थी। उन्हीं में से एक था जम्बू द्वीप, और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ जामुन, मतलब संस्कृत में जम्बू, के पेड़ बहुत ज्यादा थे। अच्छा। हाँ, और इसी जम्बू द्वीप के एक भाग को भारतवर्ष कहा गया, जिसका मतलब है भारत का देश। वैसे ये जानना जरूरी है कि ये एक पौराणिक और कह सकते हैं धार्मिक मान्यता है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। समझ गई। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? आपके विकल्प हैं उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी। तो इंडिया शब्द का सबसे पहला प्रयोग हुआ था ग्रीक भाषा में। ग्रीक, तो ये यूनानियों ने दिया था? जी हाँ, बिल्कुल। जब यूनानी यानी ग्रीक्स यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु नदी को अपनी भाषा में इंडस कहा, और फिर इसी इंडस नदी के पूर्व में जो भूमि थी उसे वो इंडिया कहने लगे। और हिंदुस्तान नाम, वो भी तो बहुत प्रचलित है। हाँ, वो नाम फारसियों यानी ईरानियों ने दिया था। उनकी भाषा में एक खास बात थी, वो स का उच्चारण ह करते थे, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और उस नदी के पार के देश को हिंदुस्तान। वाह, मतलब हमारे हर नाम के पीछे एक पूरा इतिहास छिपा है। जी, और हमारे संविधान ने तो इंडिया दैट इज भारत कहकर दोनों को ही अपनाया है। बिल्कुल। अब आते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति पर। तीसरा सवाल है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। यहाँ मुख्य भूमि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सही जवाब है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ये जगह कौन सी है? ये बिंदु तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी है, जिसे केप कोमोरिन भी कहते हैं। लेकिन अगर सवाल होता कि संपूर्ण भारत की दक्षिणी सीमा क्या है जिसमें द्वीप भी शामिल हों, तब जवाब बदल जाता है ना? हाँ, तब जवाब होता 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, जो कि अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, तो इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि से भी ज्यादा दक्षिण में है। जी, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में स्थित है। बहुत बढ़िया। अब समय की बात करते हैं। चौथा सवाल, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर? इसका सही जवाब है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, इसे ही हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST लाइन कहते हैं। बिल्कुल, यही वो काल्पनिक रेखा है जिसके आधार पर हमारे देश का समय तय होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसी वजह से हमारे पूर्वी और पश्चिमी छोर के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। सही कहा? एकदम सही, क्योंकि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कलकत्ता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो ये मानक समय रेखा, जैसा मैंने बताया, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, तो सही उत्तर है इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, वहां कोई खास जगह है? हाँ, आमतौर पर प्रयागराज के पास नैनी या कुछ स्रोतों में मिर्जापुर को वो बिंदु माना जाता है जहां से ये समय लिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरे देश में घड़ियों का समय एक जैसा रहे और कोई कंफ्यूजन ना हो, वरना ट्रेन और फ्लाइट्स का तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता। बिल्कुल। कुछ बड़े देशों में जैसे रूस या अमेरिका 1 से ज्यादा टाइम जोन है,
भारत में भी खासकर पूर्वोत्तर राज्यों से एक अलग समय क्षेत्र की मांग उठती रहती है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? विकल्प है 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट। ये तो सबको पता होना चाहिए। सही जवाब है 5 घंटे 30 मिनट। 5.5 घंटे। और हम जीएमटी से आगे हैं, पीछे नहीं। जी हाँ, हम आगे हैं। ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी वो 0 डिग्री देशांतर का समय है जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। चूंकि भारत ग्रीनविच के पूर्व में है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो हमारा समय उनसे आगे चलता है। तो जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, तब भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। बिल्कुल सही। इसका एक छोटा सा गणित भी है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। उसी हिसाब से ये अंतर निकलता है। बहुत दिलचस्प। अब 7वां सवाल। भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या 916 किलोमीटर? इसका सही उत्तर है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। और ये दूरी कहाँ से मापी जाती है? कन्याकुमारी से या इंदिरा पॉइंट से? ये दूरी भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट से मापी जाती है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश पर है और भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। तो हम भूमध्य रेखा के काफी करीब है। जी, खासकर हमारा दक्षिणी हिस्सा, और इसी वजह से वहां उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब सीमाओं की बात करते हैं। 8वां प्रश्न। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर? भारत की स्थलीय सीमा मतलब जमीनी सरहद काफी लंबी है। सही आंकड़ा है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ये कितने देशों से लगती है? हमारी स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है, जो लगभग 4096 किलोमीटर है, और सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला 9वां सवाल। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर? यहाँ सवाल में द्वीपों सहित पूछा गया है, तो सही जवाब होगा 7516.5 किलोमीटर। 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा। जी। इसमें हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे हमारे जो द्वीप समूह हैं, उनकी तटरेखा को भी शामिल करते हैं। जी। अगर सिर्फ मुख्य भूमि की तटरेखा की बात करें तो वो लगभग 6100 किलोमीटर है। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है ना? जी हाँ, गुजरात। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। ठीक है, अब भारत के विस्तार की बात करते हैं। 10वां सवाल। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। हाँ, ये दूरी लद्दाख में इंदिरा कॉल से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक मापी जाती है। इसी लंबे विस्तार के कारण आप देखेंगे कि भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों की जलवायु में कितना ज्यादा अंतर है। बिल्कुल, उत्तर में बर्फ और दक्षिण में समुद्र तट। जी, उत्तर में जहां शीतोष्ण और अल्पाइन जलवायु मिलती है, वहीं दक्षिण में एकदम उष्ण कटिबंधीय। चलिए अब पूरब से पश्चिम की लंबाई देखते हैं। 11वां सवाल। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर्स, 3033 किलोमीटर्स, 3133 किलोमीटर्स या 3214 किलोमीटर्स? पूर्व से पश्चिम की लंबाई उत्तर से दक्षिण की तुलना में थोड़ी कम है। सही जवाब है 2933 किलोमीटर्स। 2933 किलोमीटर। जी, ये दूरी अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से लेकर गुजरात के गोहरमोती तक है। तो मतलब भारत उत्तर दक्षिण में ज्यादा लंबा है बजाय
पूर्व पश्चिम के। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले बात की, देशांतरीय विस्तार के कारण ही अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। अब अगला सवाल तटरेखा से ही जुड़ा है, पर थोड़ा अलग है। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। इस सवाल में देखिए, द्वीपों का जिक्र नहीं है और 7516.5 का विकल्प भी नहीं है। इसका मतलब यह स्पष्ट रूप से मुख्य भूमि की तटरेखा के बारे में पूछ रहा है। तो सही उत्तर है 6100 किलोमीटर। अच्छा, तो सवाल को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। जी, ये तटरेखा हमारे 9 राज्यों में फैली हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और ये लंबी तटरेखा समुद्री व्यापार, मछली पालन और पर्यटन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। 13वां सवाल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%? इसका सही जवाब है 2.4%। सिर्फ 2.4%। जी, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया की कुल जमीन का 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। हमसे बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक और आंकड़ा है जो इसके साथ बहुत मायने रखता है। हाँ, और वो ये है कि इस 2.4% क्षेत्रफल पर दुनिया की लगभग 17.5% जनसंख्या रहती है। ये सच में सोचने वाली बात है। जमीन और जनसंख्या के बीच का जो दबाव है वो इस आंकड़े से साफ पता चलता है। बिल्कुल। अब आते हैं भारत की आंतरिक भूमि की बनावट पर। 14वां सवाल, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43.0%? यहां बात हो रही है पर्वतीय क्षेत्र की, मतलब ऊंचे पर्वत। इसका सही जवाब है 10.7%। 10.7%। जी, इस श्रेणी में समुद्र तल से 2135 मीटर से ज्यादा ऊंचे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। और भारत का ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र हमारी महान हिमालय श्रृंखला में ही आता है। ये पर्वत हमारे लिए एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करते हैं और हमारी जलवायु को भी नियंत्रित करते हैं। और हमारी नदियों का स्रोत भी यही है। जी हाँ। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 29.3% या 43.0%? देखिए, पिछला सवाल सिर्फ पर्वत के बारे में था। ये पर्वत और पहाड़ियों दोनों के बारे में है। तो इसका सही जवाब है 29.3%। 29.3%। तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 10.7% पर्वतीय क्षेत्र और 18.6% पहाड़ी क्षेत्र दोनों को जोड़ा गया है। मतलब हिमालय के अलावा अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब मिलाकर। तो लगभग 1/3 हिस्से पे पहाड़ और पहाड़ियां हैं। जी, और लगभग 27.7% भाग पठारी है और बाकी का 43% भाग मैदानी है। और यही भौगोलिक विविधता भारत की सबसे बड़ी खासियत है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10.7%, 18.6%, 27.7% या 29.3%? जी, तो इसका सही उत्तर है 27.7%। 27.7%। अच्छा, ये तो एक आंकड़ा हो गया, लेकिन इन पठारों का महत्व क्या है? मतलब ये इतने जरूरी क्यों है? बिल्कुल। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा पठार है, दक्कन का पठार, वो अकेले 8 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। 8 राज्यों में? जी, और छोटा नागपुर पठार को तो भारत का रूर भी कहा जाता है। भारत का रूर, ऐसा क्यों? क्योंकि ये खनिज संसाधनों से, मतलब मिनरल्स से बहुत समृद्ध है। और फिर मालवा का पठार है जो अपनी काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, जहाँ कपास की खेती होती है। एकदम सही। और ये भी जानना जरूरी है कि इन पठारी क्षेत्रों से ही नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी कई बड़ी नदियां निकलती हैं। तो ये जल विद्युत और पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा,
चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 10.7%, 18.6%, 27.7% या फिर 43.0%। इसका सही उत्तर है 43.0%। 43%, मतलब लगभग आधा भारत मैदानी है। हाँ, और असल में ये भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है। जो भारत का विशाल उत्तरी मैदान है वो दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। अच्छा। इसका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। इसी वजह से भारत की लगभग 40% आबादी इसी क्षेत्र में रहती है। इसीलिए इसे भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं शायद। बिल्कुल, यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, इन सब का भारी उत्पादन होता है। और सिर्फ उत्तर में ही नहीं, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर भी तटीय मैदान पाए जाते हैं। तो हमने जमीन की बात कर ली, अब जरा समुद्र की तरफ चलते हैं। सवाल है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल सी समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील? इसका सही उत्तर है 12 मील। 12 मील। तो ये प्रादेशिक जल सीमा होती क्या है? मतलब इस पर हमारा अधिकार कैसा होता है? देखिए, इस क्षेत्र में भारत को पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। पूर्ण संप्रभुता? जी, ठीक वैसे ही जैसे अपनी जमीन पर होती है। इसे क्षेत्रीय सागर भी कहते हैं और इसका निर्धारण संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि मतलब UN क्लॉज के तहत किया गया है। अच्छा, और ये एक समुद्री मील कितना होता है? एक समुद्री मील, जिसे नॉटिकल माइल कहते हैं, वो लगभग 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। समझ गया। चलिए इसी से जुड़ा अगला सवाल। भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कंटिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील, 24 मील, 100 मील या 200 मील? इसका सही जवाब है 24 मील। 24 मील। तो ये प्रादेशिक सीमा से कैसे अलग है? इसमें हमें क्या अधिकार मिलते हैं? ये क्षेत्र असल में आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है। इसमें भारत को सीमा शुल्क, राजकोषीय, आप्रवासन और स्वच्छता से जुड़े कानूनों को लागू करने का अधिकार मिलता है। मतलब एक तरह का बफर जोन हो गया ये। हाँ बिल्कुल, आप इसे एक बफर जोन की तरह समझ सकते हैं। ये प्रादेशिक जल सीमा के बाद के 12 समुद्री मील का क्षेत्र है। अगर यहाँ कोई जहाज नियमों का उल्लंघन करता है तो भारत उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। दिलचस्प है। अब आते हैं सबसे बड़े समुद्री क्षेत्र पर। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 100 मील, 200 मील, 300 मील या 400 मील? ये है 200 मील तक। 200 मील। ये तो बहुत बड़ा इलाका हो गया। यहाँ भारत को क्या-क्या अधिकार हैं? जी, ये क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला है और ये भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे? इसमें भारत को समुद्री संसाधनों जैसे मछली पकड़ना, तेल और गैस की खोज, इन सब के सर्वेक्षण, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का पूरा अधिकार है। अच्छा। इतना ही नहीं, भारत इस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप और दूसरी संरचनाएं भी बना सकता है। हाँ, लेकिन दूसरे देशों को यहाँ से आने जाने और ऊपर से उड़ान भरने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है। अब जब तट की बात हो ही रही है तो अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 7, 8, 9 या 10? इसका सही जवाब है 9। 9 राज्य। कौन कौन से हैं ये राज्य? देखिए, पश्चिमी तट पर है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। 5 हो गए। और पूर्वी तट पर हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, मतलब 4 राज्य। तो कुल मिलाकर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। जी बिल्कुल। और अगर द्वीपों को भी मिला लें तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर है। बहुत लंबी तटरेखा है। अच्छा, अब अगला प्रश्न। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या पश्चिम बंगाल? ये तो काफी लोग जानते हैं। इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात? ऐसा क्यों है? मतलब नक्शे पर तो ये उतना लंबा नहीं लगता। हाँ, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है।
गुजरात की तटरेखा की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। 1600? जी, और इसका कारण है कच्छ और खंबात की खाड़ी जैसी कई संकरी खाड़ियां जो तटरेखा को बहुत घुमावदार और लंबा बना देती हैं। अच्छा, ये वजह है। जी, और यह भी याद रखने वाली बात है कि आंध्र प्रदेश दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है और गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। ठीक है, अब जरा भारत के बीच से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण रेखा की बात करते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। तो फिर ये किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा यानी 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से? हाँ, ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा। ये रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और एक और बात, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी शहर है। ये तो एक बहुत ही रोचक तथ्य है। तो हमारा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा? जैसा हमने अभी बात की, इसका सीधा सा जवाब है कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका बहुत गहरा प्रभाव है। कर्क रेखा के दक्षिण का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है और उत्तर का क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में। मतलब ये भारत की जलवायु को 2 हिस्सों में बांटती है। बिल्कुल। और एक और मजेदार बात यह है कि भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और कर्क रेखा, ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अच्छा जी, और विषुवत रेखा तो भारत के दक्षिण से हिंद महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो ही गया होगा, फिर भी पूछ लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7 या 8? जी, इसका उत्तर है 8। 8 राज्य। इनको याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, एक बहुत लोकप्रिय तरीका है। एक वाक्य है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार हो। जी, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, फिर ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, और ये भी याद रख सकते हैं कि भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत बढ़िया। चलिए, कर्क रेखा पर एक और से सवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या पश्चिम बंगाल? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा? जी, उड़ीसा जो है वो पश्चिमी बंगाल के दक्षिण में स्थित है, इसलिए कर्क रेखा इसके ऊपर से निकल जाती है। अच्छा, तो ये सवाल असल में ये जांचने के लिए है कि 8 राज्यों के नाम याद हैं या नहीं। बिल्कुल। मानचित्र पर अगर इन राज्यों की स्थिति को समझ लिया जाए तो ये याद रखना बहुत आसान हो जाता है। सही बात है। अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड? इस लिस्ट में से सही जवाब है झारखंड। झारखंड? जी, जैसा हमने पहले भी बात की, झारखंड से तो कर्क रेखा गुजरती ही है, बल्कि उसकी राजधानी रांची तो लगभग उसी पर स्थित है। और बाकी के ऑप्शंस? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तो भारत के बहुत ज्यादा उत्तरी राज्य हैं और बिहार वो झारखंड के उत्तर में है, तो कर्क रेखा वहां से नहीं गुजर सकती। बिल्कुल साफ है। अब भारत के छोरों की बात करते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी सादर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? केप कैमोरिन, कैलिमे पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या नारीमन पॉइंट? यहाँ मुख्य भूमि शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसका सही उत्तर है केप कैमोरिन। केप कैमोरिन, जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। एकदम सही। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये वही जगह है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम होता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। जी, और यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर की मूर्ति भी यहीं पर है। सही। अब इसी से जुड़ा वो सवाल जो अक्सर कंफ्यूज करता है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है?
केप कैमोरिन, पॉइंट कैलिमियर, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर? तो जब सबसे दूरस्थ पूछा जाए, जिसमें द्वीप समूह भी शामिल हों, तो सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अच्छा। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। इसका अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मैंने सुना है कि 2004 की सुनामी में इसे काफी नुकसान हुआ था। जी, दुख की बात है कि सुनामी में ये बिंदु आंशिक रूप से जलमग्न हो गया था। अच्छा, और अब आज का आखिरी सवाल, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहेचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। इनमें से सभी मतलब ये तीनों ही नाम इंदिरा पॉइंट के हैं। जी रहे हैं। इसका सबसे पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। इसे कुछ समय के लिए पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। और फिर इंदिरा पॉइंट नाम कब पड़ा? 1985 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। अच्छा। यहाँ एक लाइट हाउस भी है जो समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाता है। तो आज हमने देखा भारत का सामान्य परिचय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब श्रोताओं के लिए एक प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन किस शहर के पास से होकर गुजरती है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार।